Hello my dear students. So let's start with our next topic. In the previous lecture we had seen the basic idea of reflection और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि what is the incident ray, what is reflected ray, what is incident angle, what is reflected angle and what is the normal. ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि आपको पता ही होगा. लेट्स रिवाइज इट. फर्स्ट लॉ इज दैट angle of incidence is always equal to angle of reflection. That means these theta I and theta r will always be same. अगर कोई एंगल नॉर्मल के साथ 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट भी 30 डिग्री पे ही होगा नॉर्मल के साथ. सेकेंड रूल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल and reflected ray all lies in the same plane. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? प्लेन कितने टाइप के होते हैं? प्लेन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है ना. प्लेन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं. सो अगर मान लो कि एक प्लेन है, अगर रे ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, सो जो प्लेन में आया था वही प्लेन में जाएगा, नॉर्मल भी वही प्लेन में होगा. बट अगर रे ऐसे आ रहा है तो टकरा के बाहर कभी भी नहीं आएगा, ऐसे ऊपर नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि ऊपर मतलब कि वो अलग टाइप का प्लेन है. ठीक है, सो ऑल द लाइज आर इन द सेम प्लेन. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सभी टाइप के मिरर्स के लिए सभी पॉइंट पे वैलिड है. दिस टू लॉज आर वैलिड फॉर प्लेन एज वेल एज द कर्व्ड मिरर. ठीक है, प्लेन और कर्व्ड मिरर दोनों के लिए वैलिड है. इन एडिशन ऑफ दैट इट ऑल्सो वैलिड फॉर ऑल द पॉइंट्स, है ना. यहां पर भी वैलिड है, यहां पर भी वैलिड है, ये इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है. कर्व में भी, कर्व्ड मिरर में भी कोई कहीं पर भी अगर रे इंसिडेंट हो रहा हो, यहां पे हो रहा हो, ये यहां पे हो रहा हो, हर पॉइंट के लिए दोनों लॉ वैलिड है. ठीक है, बट यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगा नॉर्मल को लेके, कि भाई प्लेन मिरर का तो नॉर्मल पता है कि नॉर्मल मतलब जहां पे जो पॉइंट पे वो इंसिडेंट हो रहा है वहीं के उससे परपेंडिकुलर. वी हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल ऑन द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे इज इंसिडेटिंग. वही पॉइंट से हमें ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. नाउ द पॉइंट इज दैट वेयर इज द नॉर्मल लोकेटेड ऑन कर्व्ड मिरर्स. कर्व्ड मिरर में ये नॉर्मल कहां होता है? सपोज ये हमारा कर्व्ड मिरर है जिसको हम बोलेंगे कॉनकेव, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव. यहां पे सेम एक ऐसा मिरर होता है जिसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स. ठीक है, चलो तो पहले हमें मिरर्स के कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे. दिस इज द पोल P, दिस इज द फोकल प्रिंसिपल फोकस. पोल मैं लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा मर्ज हो जाएगा सब इसलिए. दिस इज द पोल P. पोल इज अ सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर. दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखो ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आपको 10th स्टैंडर्ड का बुक एक बार रेफर तो करना ही पड़ेगा, है ना. एक बार वो पढ़ लेना तो ये ज्यादा समझ में आएगा. मैं पूरा डिटेल में 10th स्टैंडर्ड तो नहीं पढ़ा सकता क्योंकि इट विल कंज्यूम मोर टाइम. सो
each mirror has a center part which is known as the pole. This is the principal focus. This is the center of curvature. The distance from pole and principal focus is known as the small f. Here the small f is a focal length. And the distance between pole to center of curvature is known as the r, radius of curvature. ठीक है, r को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो अगेन दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर. तो इसका भी एक सेंटर पार्ट होगा जो कि होगा P होगा, ये होगा F, यहाँ पे होगा C. P टू कैपिटल F का जो है वो है स्मॉल f, और ये जो है हमारा हो जाएगा R, लाइक दिस. डिफरेंस इज दैट कि कॉन्केव मिरर में PFC लेफ्ट में होगा, कॉन्वेक्स में PFC राइट में होगा. This is the big difference. Now we have to know about the sign convention method. कि भाई यहाँ पे हमें पता है कि कुछ कुछ क्वांटिटीज हम पॉजिटिव लेते हैं, कुछ कुछ क्वांटिटीज हम लेते हैं नेगेटिव. So what quantities are going to be positive and what quantities are going to be negative? So rule number 1, all the distance are measured from the pole. जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे आपको पोल से ही स्टार्ट करना है मेजर करने के लिए. यहाँ पे डिस्टेंसेस दो टाइप के होंगे. एक तुम एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे वो, और एक तुम वर्टिकल डिस्टेंस जो कैलकुलेट करोगे वाई एक्सिस पे वो. सो वन डिस्टेंस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वन इज द वर्टिकल डिस्टेंस. ठीक है, तो अब देखो, इफ यू आर, रूल नंबर 1 क्या है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. जो भी डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करो, स्टार्ट कहां से करना है? पोल से ही. इफ यू आर गोइंग टू राइट फ्रॉम द पोल, अगर पोल से डिस्टेंस मेजर करते करते राइट में जाना पड़ा, वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. अगर पोल से डिस्टेंस मेजर करते करते राइट में जाना पड़ा तो वो सारे डिस्टेंस होंगे पॉजिटिव. इफ यू आर गोइंग टू द लेफ्ट साइड टू मेजर द डिस्टेंसेस, जो भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए लेफ्ट जाना पड़ेगा वो डिस्टेंसेस हो जाएंगे हमारे नेगेटिव. जो भी डिस्टेंसेस हमारे अप साइड होंगे, है ना, मेजर करने के लिए अगर उसको अप साइड जाना पड़ा तो वो सारे डिस्टेंस होंगे पॉजिटिव, और जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए डाउन साइड जाना पड़ा वो डिस्टेंसेस होंगे नेगेटिव. ठीक है, चलो. सो ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन मेथड. ठीक है, अब यहां पे हम ये देखेंगे कि कुछ रेज की प्रॉपर्टीज होती है. ये रेज की प्रॉपर्टीज आपको कुछ भी करके समझनी ही पड़ेगी. ये सारे ही टॉपिक 10th स्टैंडर्ड के हैं, बट ये एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा. उसके बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है कि आप समझ पाओ. चलो देखो, ये है P, ये है F और ये है C. ठीक है, दिस इज द केस ऑफ कॉन्केव एंड दिस इज द केस ऑफ कॉन्वेक्स. P, F, C. Now pay attention. पहला रे, 4 रे आपको दिमाग में रट लेना है कि भाई इसमें जितने भी रेज होंगे बस 4 टाइप के रे पॉसिबल है. फर्स्ट रे, एंड द रे इज पैरेलल रे. मान लो कि कोई रे जो है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस. मान लो कि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. सो अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो ऑलवेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ में से ही पास होगा. ये आपको याद रखना है. अगर यहां से मैं दूसरा रे जो है उसके लिए दूसरी पेन यूज कर रहा हूं,
सपोज ये रे ऐसे आ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही जाएगा, ठीक है। चलो, सो व्हाट वी कैन से, बोथ द रेज आर मर्जिंग ओवर हियर, दोनों यहीं पे मिल रहे हैं एंड दे आर फिजिकली मीटिंग ओवर हियर। मतलब कॉनकेव मिरर, कंक्लूजन क्या निकला कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस द रेज, कॉनकेव मिरर जो है वो रेज को एक्चुअल में कन्वर्ज करता है, एक्चुअल में मिलाता है। तो इसमें क्या होगा, मान लो कि ये रे पैरेलल है। एक और चीज, रे जब भी पैरेलल होती है उसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत दूर, इनफाइनाइट पे, ये याद रखना। इफ द रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस। यहां से रेज, ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे, तो रे तो ऐसे आ जाएगी। सो पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू रूल कि वो एफ में से ही पास होनी चाहिए, तो ये उसको यहां से हमें ऐसे ड्रॉ कर देना है। ये क्या किया, शायद यहां से पास हो रही होगी, मे बी, है ना। तो यहां पे ये जो मिरर है वो एक्चुअल में क्या करता है, रेज को फेंक देता है, दूर फेंक देता है ऐसे। सो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज द रेज, इसलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। जब रेज एक्चुअली में मिलती है, जब रेज एक्चुअली में मिलती है तो वो हमें देती है रियल इमेज। जब ऐसा लगता है कि रेज आर टेंड टू बी मीट, शायद मिल रही होंगी, सो वो टाइप की इमेजेस होती है वर्चुअल। मतलब यहां पे अगर तुम स्क्रीन रखोगे, यहां पे अगर तुम स्क्रीन रखोगे तो ऑब्वियसली तुमको इमेज दिखेगी। यहां पे तुम स्क्रीन रखोगे तो इमेज नहीं दिखेगी, कोई रेज मिल ही नहीं रहे। ये तो हमने सोचा है कि शायद यहां पे मिल रहे होंगे। क्यों ऐसा सोचना पड़ा, क्योंकि मिरर के अंदर इमेज दिखती है, इसीलिए यहां पे स्क्रीन रखने से मिलेगी। चलो, तो पहला कि पैरेलल रे ऑलवेज एफ में से पास होगा। दूसरा होगा पी एफ सी। दूसरा ये होगा कि अगर कोई रे एफ में से गया है तो पैरेलल जाएगा। तीसरा जो है वो ये है कि अगर रे सी में से जा रहा है तो सी में से ही वापस जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज कि अगर रे पोल पे टकराता है सो इट विल मेक हियर इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। ये चार रेज आपको याद रखनी है। सेम रेज कैन ऑल्सो बी पॉसिबल फॉर द डाइवर्जिंग मिरर, ये ऑल्सो डाइवर्जिंग मिरर के लिए भी पॉसिबल है, जो कि आपको सेल्फ करना है, 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक को रिफर करना है, ये सब कुछ उसमें होगा। तो यहां पे हमने कहां तक देखा है, 9.21 तक देखा है। कहां तक देखा है, 9.21 तक। इसके बाद है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अब यहां से अच्छे से समझो कि 9.2.2 जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये हमारे टॉपिक का नाम है। तो देखो, ये टॉपिक सिलेबस में से निकल गया है, बट क्या निकला है सिलेबस में से कि जो फाइनल फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला का डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन इन दिस केस, F is equal to R by 2, where F is the focal length, R is the radius of curvature। ठीक है, सो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है
आपको ये रिलेशन याद रखना है, बट ये रिलेशन कहाँ से आया उसका डेरिवेशन आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट है हमारा 9.2.3 मिरर इक्वेशन। तो इसमें भी सेम ऐसा है, डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये देखना है कि भाई फॉर्मूला क्या है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। डेरिवेशन से अभी फिलहाल तो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखो, मिरर इक्वेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेर f इज अ फोकल लेंथ, v is a image distance, u is a ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मिरर इक्वेशन के लिए। दूसरा क्या है, एक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और लेंस के लिए मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में क्या क्या डिफरेंस है। देखो, मिरर का जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ना वो है -v/u, और लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो है v/u। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो फॉर्मूला याद रखना है कि मैग्निफिकेशन मिरर का क्या होता है, लेंस का क्या होता है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला दोनों के लिए कॉमन है। वो है m इज इक्वल टू HI/HO। क्या है ये HI? HI मीन्स हाइट ऑफ इमेज एंड HO इज अ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला दोनों के लिए कॉमन है, मिरर और लेंस दोनों के लिए ये फॉर्मूला कॉमन है। वैसे तो ये जैसे मिरर इक्वेशन है ना, वैसे लेंस इक्वेशन भी है, और लेंस इक्वेशन में तो बहुत ही माइनर चेंजेस है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, खत्म। यहाँ पे सिर्फ माइनस आता है, बट वो क्या है कि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये मेरे एक्सपीरियंस से पता चला, इसलिए मैं इसको जो है स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला मिरर और लेंस दोनों के मैग्निफिकेशन में यूज होता है, बट ये फॉर्मूला सिर्फ मिरर के लिए, ये फॉर्मूला सिर्फ लेंस के लिए। वन मोर थिंग, यहां पे आपको क्या करना है, हम जितने भी फॉर्मूला पढ़े, फिर चाहे वो फॉर्मूला ये हो, ये हो, ये या ये, राइट नाउ हमारी स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 फॉर्मूला है। अभी हमारी स्क्रीन में कितने फॉर्मूला है? 5 फॉर्मूला है। आगे तो और बहुत से देखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, हर फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन तो यूज करना ही करना है ना। हर फॉर्मूला को जब भी तुम लिखोगे, अप्लाई करोगे, whenever you are applying any formula, just remember you have to apply the sign convention method first, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे मैग्निफिकेशन तक सब कुछ देख लिया, सीधा हम जंप करते हैं एग्जाम्पल 9.1 के लिए। बट एग्जाम्पल 9.1 पे जंप करने से पहले मुझे तुमको इमेज फॉर्मेशन सिखाना पड़ेगा कि इमेज फॉर्मेशन में क्या होगा। सी, यू हैव टू रिमेंबर दिस होल कंसेप्ट।
10th स्टैंडर्ड में आ चुका है, टेक्स्ट बुक में होगा, बट मैं यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बगैर तो आपको एक भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्केव मिरर्स। कॉन्केव मिरर्स की इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है ये हमें देखना है। तो पहले हम टेबल बनाएंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर आएगा पोजीशन ऑफ इमेज, फिर आएगा साइज ऑफ इमेज, फिर आएगा नेचर ऑफ इमेज। So let's start it. First of all, what we have to do? Pole F और C। सबसे पहले हम ये समझेंगे, ये इमेजिन करेंगे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी फार फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से बहुत दूर रखा है। ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो उसमें से जो भी रेज आएंगी वो कहाँ होगी? पैरेलल। सो पहला आएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट। सो वो केस में रे एफ में से पास होगी तो इमेज कहाँ बनेगी? ऑन एफ। ठीक है, ये इमेज कैसी होगी? इनिशियली जो भी इमेज बनती है एकदम छोटी बनती है, पॉइंट साइज। रिमेंबर, मिरर के लिए, सिर्फ मिरर्स के लिए, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर इमेज लेफ्ट साइड बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अगर इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और राइट हैंड साइड पे बन रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो यहां पे ऑब्वियसली इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे है तो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। अब एक कंसेप्ट याद रखो, इफ यू आर मूविंग योर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स मिरर, अगर ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ले जाओगे तो इमेज मिरर से दूर जाएगी और बड़ी होती हुई जाएगी। ये कंसेप्ट दिमाग में बिठाना है। तो पहले इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट से हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे थोड़ा पास में, सो रखेंगे अब बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट को पास में लाए तो इमेज दूर जाएगी, इमेज बनी यहां पे। सो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, पहले की कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी होगी बट ऑब्जेक्ट से तो स्टिल छोटी होगी। सो ये पॉइंट साइज था, उसकी जगह आएगा डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट को और पास में लाओ एट सी, ऑब्जेक्ट को सी पे रखा, इमेज थोड़ा और दूर जाएगा और बड़ा होगा। ये पॉइंट पे दोनों सेम साइज के हो जाएंगे, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट सी सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज का ही होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पास में लाएंगे। नाउ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ होगी? तो इमेज बनेगी हमारी और भी दूर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पास ला रहे तो इमेज दूर, लिटिल बिट बिगर, बियॉन्ड सी। अब इमेज बड़ी हो रही है, दैट मीन्स बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट, या फिर उसको मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं। सेम लेफ्ट हैंड साइड पे है तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी।
ऑब्जेक्ट को और पास मिलाओ एफ पे, इससे उल्टा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट इमेज एफ, ऑब्जेक्ट एफ इमेज इनफाइनाइट, वेरी एनलार्ज, वेरी एनलार्ज, स्टिल इट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो रियल एंड इन्वर्टेड. Now the last and tricky case, if your object is between P and F, between P and F, so position of image will be behind the mirror. इमेज कहाँ चली जाएगी? बिहाइंड द मिरर. अब बिहाइंड द मिरर है तो यहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो नेचर में यहां पे लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इट इज अ एनलार्ज. ठीक है, तो कॉन्केव मिरर आपको पॉइंट साइज भी दे सकता है, सेम साइज भी दे सकता है, बिगर भी दे सकता है, बिगर में इरेक्ट भी दे सकता है. सारे टाइप के इमेजेस कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस कर सकता है. कंसेप्ट दिमाग में बिठा के रखना पड़ेगा, टेबल आपको दिमाग में फिट करके रखना पड़ेगा, तो ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे. सेम ऐसी चीज होती है कॉन्वेक्स के लिए, बट कॉन्वेक्स में दो ही केस है. 10th की टेक्स्ट बुक में सब कुछ होगा. पहला, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज जो है वो एफ में से पास होगी, ready? So position of image is at F. राइट हैंड साइड पे है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड पॉइंट साइज. ये पहला केस. और दूसरा केस, एक ही केस है इसमें दूसरा, वो कौन सा है? इफ योर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पी, ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट में ही होता है. सो इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पी एनीवेयर, इनफाइनाइट और पी के बीच में कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज का पोजीशन क्या होगा? इमेज का पोजीशन होगा बिटवीन पी एंड एफ. ठीक है. डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट से तो ऑलवेज छोटा ही मिलेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट. बस इसमें ये दो ही केस है. दैट मीन्स ये कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर इमेज को कभी भी मैग्नीफाइड नहीं कर सकता. पॉइंट साइज और डिमिनिश्ड दो ही वर्जन है इसके. या तो तुम्हें ऑब्जेक्ट, या तो इमेज यहां मिलेगी या तो ये दोनों के बीच में मिलेगी, खत्म. या तो पॉइंट साइज मिलेगी या तो डिमिनिश्ड मिलेगी इमेज. ठीक है. और इससे एक्स्ट्रा में अगर देखने जाओ, ये तुमको कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं देगा, रियल नहीं देगा, है ना. तो ये सब दिमाग में बिठाना पड़ेगा. ये सब कुछ 10th स्टैंडर्ड है, तो यहां तक आपको अच्छे से समझना है. रीड ऑल द टर्म्स केयरफुली. दोनों के दोनों टेबल दिमाग में बिठा के रखने हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द न्यूमेरिकल्स. वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल. सो अगर न्यूमेरिकल को अच्छे से समझना है तो सारे कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में बिठाना है, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. सो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स.